चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल देखते हैं जनरल बोर्डिंग से पर्टेनिंग आपके हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 6। रीड करते हैं, आप लोग सॉल्व करेंगे सवाल को। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ये T2 लिमिटेड बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग अ क्वालिफाइंग एसेट ऑन 1 मार्च 2001। एक कंपनी है ये T2 लिमिटेड के नाम से जो कि एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रही है 1 मार्च 2001 पे। The construction was completed on 30th November 2001 and brought into use on 1st January 2002। 1 मार्च X1 पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, 30 नवंबर पे कंस्ट्रक्शन एंड हो गई और इस बिल्डिंग को एक्चुअली यूज किया गया है फ्रॉम 1 जनवरी 2002। सर आपने अपने आईए लेवल पे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन के हवाले से ये बात मालूम है हमें कि एसेट की डेप्रिसिएशन आप उस वक्त स्टार्ट करते हो जब आपका एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। आप एसेट को एक्चुअली यूज करो ना करो, अगर आपका एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो गया तो उसका डेप्रिसिएशन काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। कहते हैं डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम टू अ नील टू अ 1 लाख रेजिडुअल वैल्यू। 10% डेप्रिसिएशन का रेट है स्ट्रेट लाइन यानी कि 10 साल की यूजफुल लाइफ और 1 लाख रुपए की रेजिडुअल वैल्यू है। फिर कहता है द कंपनी हैड द फॉलोइंग जनरल लोन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी के 3 जनरल लोन है बैंक ए, बैंक बी और बैंक सी से। तीनों लोन का अमाउंट है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। इंटरेस्ट रेट है 15%, 10%, 12%। किस दिन लोन लिया गया? 1 जनवरी X1, 1 अप्रैल X1 और 1 जून X1। और किस दिन लोन रिपे किया गया? बैंक ए का लोन रिपे नहीं हुआ, बैंक बी का लोन 30 सितंबर X1 पे रिपे हुआ और बैंक सी का लोन 31 दिसंबर X1 पे रिपे हुआ। तो इन तीनों डिफरेंट बैंक्स के लोन का अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, किस वक्त लोन लिया गया, किस वक्त लोन रिपे किया गया, इसके हवाले से इंफॉर्मेशन दी है। और ये तीनों लोन हमारे लिए जनरल लोन है, ये सवाल में स्पेसिफिकली बता दिया है। आगे कहता है द इंटरेस्ट ऑन द लोन इज कंपाउंडेड एनुअली, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज एज फॉलो। सबसे पहले हमने 1 मार्च 2001 पे 60,000 रुपए का खर्चा किया है कोई स्लैब लगाने के लिए। सबसे पहला खर्चा हमारा 60,000 रुपए का हुआ है 1 मार्च X1 पे लेइंग स्लैब। उसके बाद हमने वेटिंग फॉर द स्लैब टू क्योर 1 मार्च से लेकर 31 मार्च, इस पे कोई खर्चा नहीं हुआ। हमने जो स्लैब लगाया है उसका सूखने का ऐसा कुछ इंतजार किया 1 महीने का। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, यानी जब आप स्लैब लगाते हो तो उसके वेट करना पड़ता है कि 1 महीना उसको ड्राई होने में लगता होगा। फिर हमने मटेरियल परचेज किया 1 अप्रैल X1 पे 1,20,000 रुपए का। फिर हमने लेबर पे खर्चा किया 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर 2001 तक, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीनों में हमने 3,30,000 का खर्चा किया है। अब इसके हवाले से कहता है इनकर्ड इवनली ओवर द मंथ बट पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ। इनकर्ड इवनली ओवर द मंथ बट पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ। देखो इसका कहने का मतलब क्या है। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपने टोटल 3,30,000 का खर्चा किया 8 महीनों में। तो मैं 3,30,000 डिवाइडेड बाई 8 करूं तो पर मंथ एक्सपेंस आ जाएगा कितना? 41,250। कहता है कि हम हर महीने की सैलरी हर महीने के स्टार्ट में पे करते हैं। यानी हमने 1 अप्रैल पे 41,250 पे किए होंगे, फिर 1 मई पे तो 41,250 पे किए होंगे, फिर 1 जून पे, 1 जुलाई पे, हर महीने की सैलरी हम हर महीने के स्टार्ट पे 41,250 पे कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पेमेंट थोड़ी इन्होंने ज्यादा बताई है। पहले स्लैब की पेमेंट, फिर मटेरियल की पेमेंट और फिर 8 लेबर की पेमेंट 41,250। इंटरेस्ट इनकम ऑफ 3 लाख वॉज अर्न ड्यूरिंग द ईयर। कह रहे हमने 30,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम भी कमाई है। द बिल्डिंग इज अ क्वालिफाइंग एसेट फॉर द पर्पस ऑफ I-23 और हमारा ये एसेट क्वालिफाइंग एसेट है। देखिए सवाल में जो लोन है ना वो जनरल बोरिंग्स है। तो जो इंटरेस्ट इनकम आपको बताया है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए या मिसगाइड करने के लिए, इसका हमें बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज में कुछ भी नहीं करना। तीनों लोन की लोन डेट और रिपेमेंट को डेट को देखते हुए एक कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना है। साथ में ये भी देखना है कि लोन हमने 1 मार्च पे लिया, सॉरी कंस्ट्रक्शन हमने 1 मार्च पे स्टार्ट की थी और 30 नवंबर पे एंड हो गई थी। और ये हमारे पास डिफरेंट तरह के एक्सपेंडिचर की पेमेंट्स है। रिक्वायरमेंट में हमसे कहता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट इज एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। क्योंकि हमारा एसेट 30 नवंबर पे कंप्लीट हो गया था, इसका मतलब है कि दिसंबर के महीने में डेप्रिशिएट भी होगा।
एंड कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग एज एट 31 दिसंबर 2001। तो फिर आपने बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो कॉन्सेप्ट वाइज तो इस सवाल में कुछ ऐसा नहीं नया नहीं है, हाँ डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा है। जरा सॉल्व करते हैं सवाल को खुद से। चलिए सर, यहाँ देखिए मैं सॉल्व करवा देता हूँ इस सवाल को। हमारे पास हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये डी2 लिमिटेड के नाम से तीन जनरल बोरिंग्स है और मल्टीपल डेट्स पे हमारे पास जो है एक्सपेंडिचर का खर्चा दिया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई वो 1 मार्च 2001 पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 30 नवंबर 2001 पे। तो 1 मार्च से लेकर 30 नवंबर का मतलब है कि इन टोटल 9 मंथ्स कंस्ट्रक्शन चली है। अच्छा, इन 9 मंथ्स में से एक मंथ ऐसा भी आया है जिस वक्त कोई काम नहीं हुआ, जो स्लैब हमने लगाया था उसके क्योर होने का, उसके ड्राई होने का हमने वेट किया है। तो पहले तो सवाल ये कि ये इस एक महीने में इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। यस सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि आपको स्लैब के क्योर होने का वेट करना पड़ता है। तो हमारे पास इस सिनेरियो में जो कैपिटलाइजेशन पीरियड है वो है 1 मार्च से लेकर 30 नवंबर, यानी कि टोटल 8 मंथ्स। ठीक है। अब आपके पास तीन तरह के जनरल लोन दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हमें वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट जो हम कैलकुलेट करते हैं सर, ये अपनी जनरल बोरिंग्स के वेटेड एवरेज बैलेंस पे कैलकुलेट करते हैं और ये कैलकुलेट हम करेंगे ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड। ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड सर क्या मतलब है इसका? देखिए, हमारे पास तीन बैंक के लोन है, बैंक ए, बी और सी। तीनों बैंक के लोन का अमाउंट है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तो सर 1 मार्च से 30 नवंबर तक आपने 8 मंथ्स लिख दिया, ये 8 नहीं 9 मंथ्स होगा। ठीक है। अच्छा, हमारे पास तीन बैंक से लोन है, बैंक ए, बी और सी। कितना अमाउंट है सर? 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तो 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। अच्छा, अब ये लोन की हमारे पास डिफरेंट लोन डेट्स हैं और डिफरेंट रीपेमेंट डेट है। तो हमें क्या करना है कि हमें एवरेज यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करनी है और हमें इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और फिर इन दोनों को डिवाइड करके कंपेयर करके हमारे पास वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आएगा। सबसे पहले अगर हम बैंक ए के लोन को देखें तो ये लोन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर लिया गया था और लोन रिपे नहीं किया गया था। यानी ये 3 लाख रुपए का लोन पूरे 12 महीने आउटस्टैंडिंग रहा है। यानी 3 लाख रुपए का लोन पूरे 12 महीने आउटस्टैंडिंग रहा है। लेकिन इन 12 महीनों में से कैपिटलाइजेशन पीरियड कौन सा है? 9 मंथ्स। तो इसका एवरेज बैलेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 लाख इंटू 9/12, 2,25,000 आ गया ये। इसके बाद लोन बी। लोन बी लिया गया है 1 अप्रैल पे और 30 सितंबर पे रिपे हो गया। हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हुआ था 1 मार्च पे, कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होने के बाद ये लोन लिया गया। हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड हुआ था 30 अप्रैल नवंबर पे, इससे पहले ये रिपे कर दिया गया। तो ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सिर्फ 6 महीने। तो इस लोन का एवरेज बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो भी 2 लाख रुपए का अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय 6/12। इसी तरीके कितना आ रही है? 1 लाख। 1 लाख। इसी तरीके से लोन सी। लोन सी 1 जून पे लिया गया है और 31 दिसंबर पे रिपे हुआ है। तो पहले तो अगर मैं इस लोन का ड्यूरेशन देखूं ना, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीनों का ये लोन है। लेकिन इन 7 महीनों में से कंस्ट्रक्शन 30 नवंबर पे एंड हो गई थी। तो यानी कि जो दिसंबर का महीना है वो हमारे कंस्ट्रक्शन पीरियड में फॉल नहीं करता। तो इसके भी 7 महीनों में से सिर्फ मैं 6 महीनों का ही बैलेंस अपने एवरेज यूटिलाइजेशन में कंसिडर करूंगा। बेसिकली बताना ये चाह रहा हूं कि जो आपने वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना है उसके लिए आपने लोन की यूटिलाइजेशन, उसके लिए आपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड कंसिडर करना है।
कि हमारा जो कैपिटलाइजेशन पीरियड है इसमें कौन कौन सा लोन कितने कितने अरसे के लिए लिया गया। क्या ये बात समझ आ रही है हमें? तो सर 1 लाख इंटू 6/12, ये भी मेरे ख्याल है कि 50,000 आ जाएगा। अच्छा, फिर तीनों लोन पे इंटरेस्ट कितना कितना है? सर इंटरेस्ट है 15%, 10%, 12%। तो 15%, 10% और 12%। तो 2,25,000 इंटू 15% कितना होगा? 33,000। 33,750। सर ये 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 9/12 नहीं करेंगे? सर 9/12 आपने पहले ही कर दिया है ना। 9/12 आपने पहले ही फ्रैक्शन लगा दिया। इसी तरीके से 1 लाख इंटू 10%, ये आ जाएगा 10,000। इसी तरीके से 50,000 इंटू 12% ये आ जाएगा 6,000। तो तीनों लोन का एवरेज बैलेंस ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड कितना आ गया? सॉरी, इन तीनों का टोटल कितना है? 40। ये आ गया 375,000 और ये 49,750। सर हमारे पास वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा 49,750 डिवाइडेड बाय 375,000। 13.267% हमारा वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आ गया। क्या यहां तक बातें समझ आती है हमें? क्या यहां तक सबको क्लियर है? मैंने लोन के पीरियड को भी देखा, कैपिटलाइजेशन के पीरियड को भी देखा, और जो लोन का पीरियड और कैपिटलाइजेशन पीरियड कॉमन था उस पे वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज यूटिलाइजेशन। अब हम एक्सपेंडिचर्स को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक टाइमलाइन ऑलरेडी बना के रखी हुई है। मैं एक्सपेंडिचर्स को अगर प्लॉट करूं, सर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुई है? सर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है 1 मार्च। 1 मार्च इज एज गुड एज 28 फेब। और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुई है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 30 नवंबर पे। तो इसका मतलब है कि जनवरी के महीने का, फरवरी के महीने का और दिसंबर के महीने का, इन 3 महीनों का तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। इंटरेस्ट कैपिटलाइज कब से कब तक का होगा? 1 मार्च से लेकर 30 नवंबर तक का। अब हम एक्सपेंडिचर्स को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले आपने स्लैब की पेमेंट की है 1 मार्च पे 60,000 की। सबसे पहले आपने स्लैब की पेमेंट की है 1 मार्च पे 60,000 रुपए की। तो हमारे पास 60,000 की पेमेंट आ जाएगी 1 मार्च पे, इस डेट पे। इसके बाद हमने स्लैब के क्योर होने का वेट किया। मटेरियल की पेमेंट की है 1 अप्रैल पे 1,20,000 रुपए। तो 1 अप्रैल इज एज गुड एज 31 मार्च। तो 1,20,000 की पेमेंट आपने यहां पे की है इस डेट पे। और फिर उसके बाद आपने 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक, इन 8 महीनों में 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक काउंट करेंगे तो ये 8 मंथ बनेंगे। 8 मंथ में 3,30,000 की पेमेंट की है लेबर की तरफ से। लेबर को पेमेंट कैसे करते हैं? कहता है हर महीने की पेमेंट हर महीने के स्टार्ट में हो जाती है। यानी कि जो अप्रैल के महीने का लेबर का खर्चा होगा वो हमने 41,250 अप्रैल के स्टार्ट में पे किया होगा। जो मई के महीने का खर्चा होगा वो हमने मई के स्टार्ट में किया होगा। जो जून के महीने का खर्चा होगा वो हमने जून के स्टार्ट में किया होगा, एंड सो ऑन। और लास्ट पेमेंट हमने कब की होगी? सर नवंबर की पेमेंट आपने नवंबर के स्टार्ट में 41,250 की यहां पेमेंट की होगी। क्या ये बात समझ आती है हमें? क्लियर है हमें? अब हम कैलकुलेट करते हैं बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। सर सबसे पहले आपने 60,000 रुपए की पेमेंट की थी 1 मार्च पे। ये 60,000 रुपए की पेमेंट जो हमने 1 मार्च पे की, ये कब से कब तक आउटस्टैंडिंग है? सर ये यहां से लेकर पूरा यहां तक 9 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग है। तो मैं 60,000 इंटू 9/12, और कैपिटलाइजेशन रेट था हमारा 13.26%, 13.267%। इसके बाद दूसरी पेमेंट आपने की है 1,20,000 रुपए की। किस दिन की है? 1 अप्रैल पे।
ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारे पास 1,20,000 इंटू 8/12 इंटू 13.267%। इसके बाद हमने 41,000 की पेमेंट हर महीने के स्टार्ट में की है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द अप्रैल टिल नवंबर। अब जब आपने पहली पेमेंट की ना, वो आपने की है 1 अप्रैल पे, यहां पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 41,000 की 41,250 की जो पहली पेमेंट है, इस पे 8 मंथ्स का सूद लगेगा। फिर जो अगली पेमेंट है वो आपने की 1 मई पे, इस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? 7 मंथ्स का। फिर जो आपने तीसरी पेमेंट की, इस पे 6 मंथ्स का। फिर जो आपने नेक्स्ट पेमेंट की, इस पे 5 मंथ्स का। कैलकुलेट भी करते जाना साथ साथ। जो इसके बाद नेक्स्ट पेमेंट हुई, इस पे 4 मंथ्स। फिर जो नेक्स्ट पेमेंट हुई, इस पे 3 मंथ्स। फिर जो नेक्स्ट पेमेंट हुई, उस पे 2 मंथ। और फिर जो नेक्स्ट पेमेंट हुई, जो लास्ट पेमेंट हमारी, इस पे 1 महीने का इंटरेस्ट। क्योंकि नवंबर की जो पेमेंट है वो आपने नवंबर के स्टार्ट में की थी, इस पे सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो टोटल 8 पेमेंट बननी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या ये समझ आ रहा है हमें? जरा जल्दी से कैलकुलेट करते हैं सब कुछ। टोटल मुझे टोटल बता देना, एक एक कहाँ लिखूंगा मैं। 33,000। सही किया हमने कैलकुलेट। सर अगर मैं इन सबको इंडिविजुअली सॉल्व करूं अपनी नोटबुक में, और इन सबका टोटल बताऊं, तो जरा मुझे टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता दें कितना आ रहा है। करें सर कैलकुलेट। सर तो हमने ये सारे इंडिविजुअल पेमेंट्स के अगेंस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो इनका जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है 33,002। तो सर ये तो इतना लेंथी तरीका है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है इसका? सर शॉर्टकट तरीका भी है इसका, यहाँ देखिएगा। सर ये कैलकुलेशन में थोड़ी शॉर्टकट तरीके से भी कर सकता हूं, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है इसके। देखें, आपने आपका जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो 1 मार्च पे स्टार्ट हुआ, जो भी ईयर है, और 30 नवंबर पे एंड हो गया। पहली पेमेंट आपने 1 मार्च पे की थी, 1,20,000, नहीं, 60,000 रुपए की। दूसरी पेमेंट आपने 1 अप्रैल X6 पे की थी, 1,20,000 रुपए की। फिर 1 अप्रैल पे ही आपने लेबर की पेमेंट की थी 41,250। ऐसा ही है ना? और फिर आप ये पेमेंट हर महीने के स्टार्ट पे अकॉर्डिंगली करते जा रहे थे। तो जब आप ये पेमेंट करते जा रहे हो, तो इन दी एंड ये पेमेंट कितनी हो गई है? 330। ऐसा ही हुआ है ना, कि अगर मैं हर महीने 41,250 की पेमेंट कर रहा हूँ और हर महीने के स्टार्ट पे कर रहा हूँ, तो इन दी एंड तक ये पेमेंट ग्रो होकर कितनी हो जाएगी? 330। तो मैं इसका इंटरेस्ट यूं भी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि भाई 60,000 रुपए की पेमेंट जो कि 1 मार्च पे की, इस पे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा 13.267% से। 1,20,000 की पेमेंट, इस पे 8 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा 13.267% से। और ये वाली जो पेमेंट्स है ना, मिनिमम पेमेंट है 41,250, मैक्सिमम पेमेंट बन गई है 3,30,000। तो अगर हम मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। हमने सिंपल एक एवरेज कैलकुलेट करना तो सीखा होगा, सीए में नहीं, इंटर में सीखा होगा।
कि अगर मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपके पास एवरेज आ जाता है। तो मैं पहली पेमेंट 41,250, बढ़ते बढ़ते ये हो गया 330,000, इन दोनों को डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो ये पूरे 8 महीनों का एवरेज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8/12 मल्टीप्लाई बाय 13.267%। जरा इस तरह से कैलकुलेट करें तो क्या ये 33,002 ही बन रहा है? मुझे इंडिविजुअली कैलकुलेट करके बताओ। 60,000 इंटू 9/12 इंटू 13.267, पहले वाले का कितना है? 5,970। फिर 1,20,000 इंटू 8/12 इंटू 13.267%, 10,630। और फिर ये जो फ्रैक्शन है 41,250 प्लस 330,000 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 8/12 मल्टीप्लाई बाई 8 13.267%, 16,417। और आपने आपने अगर इन सब की इंडिविजुअल कैलकुलेशन की है ना, अगर आपने इन सब की इंडिविजुअल कैलकुलेशन की है ना, तो यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक इन सारे इंटरेस्ट का जो टोटल आ रहा होगा ना, वो भी 16,417 ही आना चाहिए। यहाँ 5 से 10 रुपए का फर्क आ सकता है राउंडिंग ऑफ की वजह से, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं चाहूँ तो इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या ये बात समझा पा रहा हूँ मैं आप? तो एक तो हमने कैलकुलेट कर लिया सर बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। एक तो हमारी सवाल की रिक्वायरमेंट थी कि आपने कैलकुलेट करना था बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। सर अगर आप मुझसे पूछे कि एसेट कंप्लीट कब हुआ, सर एसेट कंप्लीट हुआ 30 नवंबर, और ईयर था इस सवाल में X1, 30 नवंबर X1। तो हमारे पास एसेट की कॉस्ट क्या होगी? एसेट की कॉस्ट कितनी है सर? एसेट की कॉस्ट सिंपली कैलकुलेट होगी 60,000 की पेमेंट, 1,20,000 की पेमेंट, 3,30,000 की पेमेंट, ये तो वो है जो खर्चा हुआ। और सूद कितना कैपिटलाइज हुआ? 33,002 रुपए। तो टोटल एसेट की कॉस्ट कितनी आ गई? 543,000। ये हमारे एसेट की कॉस्ट आ गई। सर इन्होंने कहा है कि डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करता है, तो मैं 1 महीने का डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेता हूँ 2000 X1 का। कैसे? 543,002 लाख रुपए की रेजिडेंट वैल्यू है, तो ये डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ जाएगी। 10 साल की यूजफुल लाइफ कह लें या 10% का रेट कह लें, बात एक ही है, डिवाइडेड बाई 10, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन आ गया। और हमें सिर्फ 1 महीने का डेप्रिसिएशन कंसिडर करना है, दिसंबर के महीने का, तो मल्टीप्लाई बाय 1/12, 3691। और फिर हमारे पास 31 दिसंबर X1 पे इसकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 543,002 माइनस 3691। क्या ये समझ आ रहा है सबको? सर ऐसा ना हो कि बगैर समझे चले जाए, कोई चीज ना समझ आए तो पूछे मुझसे। क्लियर है? मैं कॉपी करने सर, अगर वैसे नहीं किया होगा आपने सॉल्व तो कॉपी करने से